नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, एनटीए, यूजीसी नेट, हिस्ट्री और आईएएस, पीसीएस और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिन्होंने इतिहास आता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है आज की हमारी। ठीक है, और टॉपिक का नाम है भारत के गवर्नर जनरल। तो देखो, हमने एक वीडियो पहले बनाई थी इससे पहले, तो उसमें थे बंगाल के गवर्नर। ठीक है, फिर उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल। अब जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने भारत पर साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया, तो अब क्या हुआ, 1833 तक आते आते, 70 से 50 से 1833 तक आते आते क्या हुआ, उन्होंने दोस्तों बंगाल से बाहर निकलकर जो है साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या किया दोस्तों, भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर अब उन्होंने भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, क्योंकि अब 1833 तक उनका भारत में इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार हो चुका था कि वो शासन करने लायक बन चुके थे। दोस्तों, हाँ, हम जो है 1833 से शुरू करेंगे। ठीक है, जहाँ हमने पिछली क्लास यानी कि क्लास नंबर 116 को जहाँ ख़त्म किया था, वहीं से ही हम 117 को शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, 1833 से 1857 तक भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे। महत्वपूर्ण कार्य, उनके तिथियाँ और युद्ध संधियाँ। ठीक है, ये टॉपिक है। और फ्रेंड देखो, मैंने पहले ही बताया था आपको कि भाई इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये, कि पूरा जो आधुनिक भारतीय इतिहास है वो इन्हीं गवर्नर हो, चाहे गवर्नर जनरल हो, चाहे वायसराय हो, इन्हीं पर टिका हुआ है। ठीक है, तो आइए तो जेबी साथ में, तो नेट जरब आपके हाथ में, अब की बार हमारा नेट जरब फार्म। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो में भी कंटेंट अच्छा है, ठीक है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फर्ज थोड़ा सा निभा दीजिएगा। देखो, नया बैच के लिए दोस्तों, अगर आपको हमारा नया बैच, ठीक है, ज्वाइन करना है, या हमारा दोस्तों क्रैश कोर्स भी हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है। केवल 10 रुपये का शुल्क है, 10 रुपये का शुल्क है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम तक, यानी कि 29 तारीख को जो एग्ज़ाम है उस तक आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। केवल बिल्कुल दोस्तों निःशुल्क है। ठीक है, क्योंकि हमने जो ऐप बना रखा है, जीएसटी कटती है 3 रुपये की, तो ठीक है, आपके जीएसटी को देनी पड़ती है। जेबी स्टडी पॉइंट का हमारा ये चैनल बना हुआ है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे बात करनी है, हमारा नंबर 8218345167। दोस्तों, बच्चों के हित को देखते हुए हमने क्रैश कोर्स केवल फ्री कर दिया है। ठीक है दोस्तों, केवल ज्वाइन होने का केवल 10 रुपये है। ठीक है, तो देखो, अगर आपको हमारा फुल कोर्स ज्वाइन करना हो तो 3000 रुपये का कोर्स है हमारा। ठीक है, 1 साल का 4000 रुपये का है, और 5000 का 2 साल का 5000 रुपये का कोर्स है। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, 100% आपका नेट जेआरएफ होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, हमने पिछली बार लॉर्ड विलियम बेंटिक तक हम आए थे। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड विलियम जो बेंटिक है वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, और जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो उसके तहत उसको ही जो है प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, और जो भी गवर्नर जनरल बने भारत के, उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों 100% बता रहा हूँ कि इनमें से ही आपका सवाल आएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 तक, ठीक है, देखो, जिनमें वो 1833 तक क्या बना, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, और 33 से 35 तक
ये बना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। देखो, विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, जल्दी खत्म करेंगे टॉपिक को। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे पहले इनका पद नाम बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है। एक्ट 17 द्वारा या कह सकते हैं नियम 17 द्वारा सती प्रथा की समाप्ति 4 दिसंबर 1829 को। तो ये पीजीटी के एग्ज़ाम में ज्यों का त्यों सवाल आया था, ये वाला 4 दिसंबर 1829 को, ठीक है। नर बलि पर प्रतिबंध भी लगाया इसने 29 में ही। फिर ठगी प्रथा की समाप्ति, इस कार्य में कर्नल स्लीमैन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ने सहयोग दिया, ठीक है। कहते हैं भाई ठगी प्रथा का दमन किसने किया, तो स्लीमैन ने किया और किसके काल में, तो विलियम बेंटिक के काल में दिया। कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में एक विभाग का गठन किया गया। ठगों के चरित्र सुधार हेतु जबलपुर में, इम्पोर्टेंट है, जबलपुर में एक औद्योगिक विद्यालय की स्थापना की गई। कन्या वध का निषेध भी किया गया इसी के काल में। अब सरकारी सेवाओं धर्म, जाति, रंग, जन्म, स्थान के आधार पर में भेदपूर्ण जो नीति थी उसको समाप्त करने की घोषणा की गई, ठीक है। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, इम्पोर्टेंट है। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। 1835 में ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बना, बिल्कुल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉर्ड मैकाले। इसके तो कौन थे, इसकी अध्यक्ष थे। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया, ठीक है। आंग्ल यानी कि अंग्रेज प्राच्य शिक्षा विवाद, यानी कि अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा और जो हमारे देश की जो प्राचीन भाषा थी संस्कृत भाषा, ठीक है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा थी, उनके बीच में एक शिक्षा विवाद हुआ, ठीक है, कि भाई किस भाषा में भारत के लोगों को पढ़ाया जाए। कुछ विद्वान कह रहे थे, अंग्रेज इतिहासकार, कि भाई अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाए, और कुछ कह रहे थे कि देसी भाषा में पढ़ाया जाए। तो इसलिए उसको विवाद बोलते हैं 1835 में, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के में एग्ज़ाम में आया था कि भाई जो चार्ल्स प्रिंसेप थे वो जो है किस भाषा के समर्थक थे। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा जो है बनी। मैकाले अनुशंसा, मैकाले का जो मिनट्स का स्मरण पत्र था द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों फैक्ट हैं ये। बेंटिक का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है, ठीक है। अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, फारसी भाषा को हटाकर अदालतों में अंग्रेजी एवं भारतीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी गई। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी, वह आगरा में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इलाहाबाद में सदर दीवानी व सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई, ठीक है। इलाहाबाद में रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व विभाग की स्थापना की गई, इम्पोर्टेंट, ये भी आ चुका है एग्जाम में। ज्यूरी प्रथा, जो 4-5 जज होते हैं, ठीक है, पहले क्या था भाई एक जज बैठता था, अब उन्होंने क्या किया भाई उस जज की सहायता के लिए कुछ और जज भी चुन लिए गए, तो उसको कहते हैं ज्यूरी। ज्यूरी की बंगाल में शुरुआत की गई। 1832 में डिविजनल कमिश्नरों, मंडल आयुक्त की नियुक्ति भी की गई इसी के काल में। उसके बाद 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग तथा कछार रियासतों का विलय कर लिया गया। मालवा की अफीम को बम्बई से निर्यात करने के लिए, मालवा में अफीम अच्छी होती थी उस समय, तो मालवा की अफीम को बम्बई से निर्यात करने के लिए लाइसेंस जारी करने प्रारंभ किए। अदालती भाषा के रूप में फारसी को हटा दिया गया, ठीक है। अदालती जो भाषा थी उसमें से फारसी को हटा दिया। अब अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में जो है जज फैसला सुनाएगा। वह भारतीय भाषाओं के प्रयोग की आज्ञा दी गई। बेंटिक ने कर्नल पोंटिगर को सिंध के अमीरों के साथ व्यापारिक संधि करने के लिए भेजा।
पंजाब महाराज रणजीत सिंह से बेंटिक जो है रोपड़ नामक स्थान पर मिले। ठीक है। 1831 में बेंटिक ने फ्रांस की क्रांति व नेपोलियन युद्धों में भाग लिया था। विलियम बेंटिक ने जब अंग्रेज और नेपोलियन बोनापार्ट यानी कि नेपोलियन युद्ध जो हुआ था उसमें भाग लिया था। ठीक है। बेंटिक एक कट्टर व्हिग उत्तरवादी लिबरल दल का सदस्य था। बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये। ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। वेरी वेरी जो विलियम बेंटिक था वो ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित करने के लिए जाना जाता है। उसके बाद में आता है चार्ल्स मेटकाफ। ये भी बहुत शानदार सवाल दोस्तों, इसके ऊपर एक सवाल जरूर बनता है। इसका काल था 1835 से 36 तक। इसको देखो इम्पोर्टेंट ये वाला, समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने के कारण इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट एक ही सवाल है, एक ही काम किया था उन्होंने। स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, इनका कोई भी काम नहीं है, ना ही इससे सवाल आता है। 1836 में बना था ये। उसके बाद में लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। ठीक है। इसके काल में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। प्रथम अंग्रेजी और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ? 1839 से 42 के बीच। कंपनी रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि हुई। ठीक है। ट्रीटी हुई, यानी कि कंपनी रणजीत सिंह और शाह शुजा के बीच जो है त्रिपक्षीय संधि होती है। यहाँ पर ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई इसने। ये इम्पोर्टेंट है कि मरम्मत किसने करवाई? देखो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी और ग्रांड ट्रंक रोड की इसने मरम्मत करवाई थी। उसके बाद में 1840 में कलकत्ता में ईडन गार्डन का निर्माण करवाया गया था। ईडन गार्डन तो क्रिकेट मैच का है, ठीक, क्रिकेट का है, और उसमें जो है फुटबॉल भी खोलते हैं। ठीक है। ईडन गार्डन ऑकलैंड की जो ईडन थी वो ऑकलैंड की बहन थी। ठीक है। तो बिल्कुल बेहतरीन और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फैक्ट हैं। उसके बाद में लॉर्ड एलनबरो आता है। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी। ठीक है। इसके काल में क्या हुआ? प्रथम अफगान युद्ध को समाप्त किया गया। ठीक है। और चार्ल्स नेपियर, इम्पोर्टेंट है ये आदमी, ये फरंगी आदमी बहुत इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अगस्त 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। और ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1843 में एक्ट 5 के द्वारा, कभी कभी ये पूछता है आयोग कौन सा एक्ट था, कौन सा साल था जब तो भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। इम्पोर्टेंट है। दास प्रथा का अंत कब किया? 1843 में किया। किसने किया? एलनबरो ने किया। कौन से नियम के तहत किया? 5 के तहत किया। ठीक है। मुगल बादशाह का कर देना बंद कर दिया। मुगल बादशाह को तो कर देना बंद कर दिया। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम की। ये 1844 से 48 के बीच में आए थे, डलहौजी से पहले। ठीक है। इनके काल में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46। ठीक है। याद रखिएगा, प्रथम जो सिख युद्ध होता है दोस्तों वो 1845 से 46 होता है। लाहौर पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ठीक है। लाहौर पर अंग्रेजी नियंत्रण व सिखों से लाहौर की संधि होती है। उड़ीसा की खोंड जनजाति में प्रचलित नरवली प्रथा मेरिया का दमन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है। उड़ीसा की खोंड जो जनजाति थी उनमें नरवली जो मनुष्य थे उनको जो है बलि चढ़ा दिया जाता था। मनुष्य, जिंदा मनुष्य, तो उसको
जो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था उसने उसको बंद करवा दिया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो इससे आपके लिए 100% एक सवाल जरूर आएगा। दोस्तों एक सवाल की कीमत उस स्टूडेंट से पूछिए जो कभी कभी जीआरएफ से एक नंबर से या जीआरएफ से या नेट से एक नंबर से रह जाता है, उससे पूछिए दोस्तों एक सवाल की कीमत। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के बीच में आता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था? जेम्स एंड्रू रैमजे था। ठीक है, क्या था? जेम्स एंड्रू रैमजे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो इसी के काल में हुआ था। ठीक है, और 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। ठीक है, ये कब हुआ था? 1848 में। ठीक है, कोहिनूर हीरा जो है उसको इंग्लैंड भेज दिया गया। किसने भेजा? डलहौजी ने भेजा। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। तो बर्मा युद्ध जो हुआ था वो पहला हुआ था 1824 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा 1852 में हुआ था। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के, ठीक है, राजा की उपाधि समाप्त कर दी इसने। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा खड़ूस आदमी था भाई, किसी से कुछ छीना, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया दोस्तों। ठीक है, ये बड़ा कह सकते हैं भाई कंजूस आदमी था। इसने हमारे भारत को जो है सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई। ठीक है, व्यापकगत सिद्धांत या कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, हड़पने का सिद्धांत, इसको बोल सकते हैं हड़पने का सिद्धांत, हड़प नीति की शुरुआत की इसने। इसके द्वारा मिलाए गए जो राज्य थे दोस्तों, मैं कह रहा हूँ एक नंबर 100% हर एक बार आता है इसमें से। तो राज्यों में 1848 में सर्वप्रथम सतारा को मिलाया गया। ठीक है, मैं कहीं लिख दूंगा इसको, सतारा को मिलाया गया 48 में। इसके बाद क्रमशः जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बघाट 1850, ये अक्टूबर में आया था, अक्टूबर 2020 में आया था। ठीक है, उदयपुर 1852, झांसी 53, नागपुर 54 को हड़पा था। ठीक है, और कुशासन का आरोप लगाकर अवध को, जो वाजिद अली शाह उसका राजा था, ठीक है, तो उस पर कुशासन पर आरोप लगाकर 1856 में अवध को तथा ऋण ने चुकाने के कारण 1853 में बरार को हैदराबाद से लेकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। जेम्स आउट्रम, ठीक है, अवध पर जो कुशासन का आरोप लगाया गया था वो क्यों लगाया गया था दोस्तों? एक जाल बिछाया था उन्होंने। तो जेम्स आउट्रम बिशप बेबर की जो गैर सरकारी रिपोर्ट थी उनके तहत जो है उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने झूठ मूठ बोल के बताया कि भाई जो है जो संवैधानिक जो कानून व्यवस्था है वो अवध में भंग हो चुकी है, तो आप उसको मिला लीजिए। तो कुशासन का आरोप लगाकर उसको जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। डलहौजी ने कहा था कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, क्योंकि उस तो भाई किसी ने जब एक राज्य जीत लिया तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसने गोद प्रथा को भी समाप्त कर दिया कि भाई गोद प्रथा वाले जो जिनके पास में कोई बच्चा नहीं है वो गोद नहीं ले सकते, उनका राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ऐसे करके ऐसे किसी पर कुशासन का आरोप लगाकर, किसी पर गोद प्रथा का आरोप लगाकर और किसी को जीत कर जो है उसने दोस्तों क्या हुआ, राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। उसके बाद में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के काल में ही हुआ था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो अंतिम विस्तार था, ठीक है, जो भारत राज्यों को जो हड़प रहा था उसका अंतिम प्रमुख विस्तार जो डलहौजी के काल में हुआ। जो 58 की नीति आई उसके तहत भारत राज्यों को मिलाना बंद कर दिया। कलकत्ता आगरा के बीच पहली बार 1853 में विद्युत तार सेवा की शुरुआत हुई। तो इतने महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एक नंबर डलहौजी से जरूर आएगा। यद्यपि भारतीय तार विभाग की स्थापना ओसेगनेसी की अध्यक्षता में
1852 में ही हो चुकी थी। 1853 में बम्बई व ठाणे के बीच रेल लाइन शुरू की गई। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है, 34 किलोमीटर की रेल लाइन चली थी। ठीक है, 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच दूसरी रेलवे लाइन चलाई गई थी, कलकत्ता से रानीगंज के बीच। ठीक है, उसके बाद 1854 में डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। डाक खाना एक्ट पारित किया गया 54 में ही, डाक विभाग का पुनर्गठन किया गया 54 में ही, और 54 में ही शिक्षा पर चार्ल्स वुड का दोस्तों घोषणा पत्र या कह सकते हैं वुड का डिस्पैच आया। ठीक है, एक आयोग आया, वुड जो है चार्ल्स वुड उसके अध्यक्ष थे, इसलिए उनके नाम पर ही वुड का डिस्पैच बोलते हैं, और इसको ही अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। 1850 में डाक विभाग के लिए संपूर्ण देश में एक डायरेक्टर जनरल का पद सृजित किया गया। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD, जिसे आप सुनते होंगे भाई कि सड़कों बिछाने काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने काम करते हैं, तो कौन है? सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD व लोक सेवा विभाग का गठन किया गया। ठीक है, लोक सेवा विभाग का। और देखो लोक सेवा आयोग के जो पद थे उसको जो बनाया वो कॉर्नवालिस ने बनाया। किसने बनाया दोस्तों? कॉर्नवालिस ने। और विभाग लोक सेवा विभाग का गठन इसने किया था डलहौजी ने वारी दोआब नहर एवं गंग नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, सभी बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए गए। बम्बई, कलकत्ता एवं कराची बंदरगाहों पर प्रकाश स्तंभ निर्मित करवाए। प्रकाश दोस्तों एक लाइट हाउस बोलते हैं इसको, लाइट हाउस। ठीक है, नाविकों की स्थिति में सुधार हेतु मर्चेंट सर्विस एक्ट बनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मर्चेंट सर्विस एक्ट बनाया गया। उसके बाद ग्रांट ट्रंक रोड GT रोड किसने फिर दोबारा मरम्मत करवाई। ठीक है, और 1851 में भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग की इसने स्थापना की, भू सर्वेक्षण विभाग की। 1856 में संथाल विद्रोह हुआ, कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। ठीक है, 1853 के एक्ट द्वारा नागरिक सेवा के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 100% मैं कह रहा हूँ, एक सवाल जरूर आएगा। 1853 के एक्ट द्वारा नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई। ठीक है, नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी, जो शिमला थी वो गर्मियों की राजधानी बनाई गई क्योंकि शिमला में ठंड पड़ती है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम 15 का ड्राफ्ट बनाया गया। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का जो है अधिनियम 15 के द्वारा एक ड्राफ्ट बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भाई, जो कानून बना वो कैनिंग के समय में बना था, परंतु ड्राफ्ट जो बना था वो क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है आंदोलन किया था, तो उनकी बातों को लागू करने के लिए, उनकी बात को फॉलो करने के लिए 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम बनाया गया, 15 का ड्राफ्ट। ठीक है, धार्मिक नियोक्ता कानून, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। धार्मिक नियोक्ता कानून 21 1850 द्वारा धर्म परिवर्तित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया। याद रखिएगा, धार्मिक नियोक्ता कानून 21 के तहत 1850 द्वारा धर्म परिवर्तित हिंदुओं को, यानी कि जो हिंदू ईसाई बनेंगे उनको जो है संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा।
उसके बाद में सेना का प्रधान कार्यालय शिमला बनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, इसको बोलते हैं आईआईटी रुड़की, वही आईआईटी रुड़की है। नए अधिग्रहित क्षेत्रों के लिए व्यवस्थापना का जो है दोस्तों सिद्धांत दिया गया, नॉन रेगुलेशन सिस्टम, इसी के काल में आया था। ठीक है, इसके द्वारा नए अधिग्रहित प्रदेशों के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया गया, जो भी जो है नए राज्य इसके द्वारा जीते गए थे उसके लिए उसने एक कमिश्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, जो सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, जितने भी तो कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं, मंडल होते हैं, मंडलों के ऊपर जो है इसने एक कमिश्नर की नियुक्ति की। डलहौजी ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति गंगा के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो यह वैसा ही है जैसा टेम्स के मुहाने पर, टेम्स नदी है, टेम्स के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान। उसके बाद में तो लॉर्ड कैनिंग जो है, देखो जब 56 में ये अंतिम गवर्नर जनरल बनता है तो ये बनता दोस्तों 58 तक, 1858 तक। ठीक है, और यही जो है 58 से लेकर, ठीक है, 61-62 तक जो है कौन बनता है दोस्तों, ये बनता है, फिर वायसराय बनता है 62 तक, सॉरी 62 तक। ठीक है, तो यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। वह 1858 के एक्ट द्वारा भारत का प्रथम वायसराय इसको बनाया गया। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी, इसके महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे आपको वो कैसे लगे, तो ज़रूर जो है कमेंट करिए दोस्तों। देखो हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो एक कमेंट और एक लाइक तो दोस्तों बनता ही है। ठीक है, वो आपकी इच्छा है भाई, आप हमारी मेहनत पर तो कहते हैं भाई अगर कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए, ठीक है, देखो इतना हम यूट्यूब से नहीं कमाते, ठीक है, परंतु फिर भी हमें शौक़ है कि भाई चलो आपसे दुआएं मिलेंगी। दोस्तों अगर किसी को हमारा ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं 8218345167 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद क्लास करने के लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।